नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी आयुर्वेदा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने स्थौल्य यानी कि मोटापा के बारे में डिस्कशन करूंगी। साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कैसे करने हैं, क्या इसके थॉट प्रोसेस हैं, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। मोटापा एक ऐसी गंभीर स्थिति बन चुकी है आजकल के एरा में, जो कि एक व्याधि तो नहीं है, लेकिन कई व्याधियों को उत्पन्न करने में बहुत बड़ा कारण होता है। मोटापा में बेसिकली फैट का एक्यूमुलेशन शरीर में लगातार होने लगता है अनइवेनली, तो वो अल्टीमेटली मोटापे का एक रूप धारण कर लेता है। बेसिकली मोटापे का क्या परिभाषा है हमारे आयुर्वेद में, हमारे आचार्य चरक ने बोला है, मेद मांस अतिवृद्धि वित्वाद चल स्फिक उदर स्तन अयथो उपचे उत्साहो नरो अति स्थूल उच्यते। इसका मतलब है कि मांस और मेद का लगातार अत्यधिक वृद्धि से मेद व स्रोतस फैट कैरिंग जो चैनल्स होते हैं, लगातार उसमें निदानों के सेवन करने से फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। अनइवनली बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन होता है, जैसे मेनली स्फिक यानी कि बटक एरिया, उदर एरिया यानी कि एब्डोमिनल एरिया और चेस्ट रीजन में एक्यूमुलेशन लगातार फैट का होने लगता है। और जो फैट जब व्यक्ति चलता है तो वो बॉडी पार्ट्स ज़्यादा मूव होते हैं, तो उसको मोटापा ऐसा बोला गया है। द कंडीशन इज कॉल्ड एज ओबेसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी बाय BMI चार्ट। अगर 18.5 से कम BMI होती है तो वो व्यक्ति अंडरवेट होता है। नॉर्मल 18.5 से 24 BMI अगर होती है तो वो नॉर्मल होती है। ओबेसिटी की कंडीशन तब आती है जब BMI 30 से 34 पहुंच जाती है, तो वो ओबेसिटी की कंडीशन आती है। ओवरवेट यानी कि एक्सट्रीम ओबेसिटी यानी कि 40 अगर पेशेंट का BMI होता है तो वो एक्सट्रीम ओबेसिटी में व्यक्ति आते हैं। निदान, क्या कारण है मोटापे का? तो इसमें कई प्रकार से हम देख सकते हैं। आहारज, विहारज, मानसिक। आहारज मतलब व्यक्ति क्या खाता है, उसका खान पान कैसा है, ये सब बहुत ज़्यादा मोटापे में बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे आहारों का सेवन करना जो मांस और मेद के क्वालिटी के सिमिलर हो, मेदाज इन रस गुण एक्सेट्रा। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में बोला गया, सर्वदा सर्वभवानम समान्यम विधि कारणम, यानी कि सामान्य से ही सामान्य की वृद्धि होती है। तो मेद की यानी कि फैट का जो प्रॉपर्टी है और जो भी आहार खा रहे हैं, मोटापे जिससे क्रिएट हो रहा है, उस आहार की प्रॉपर्टी और फैट की प्रॉपर्टी अगर मैच होती है तो उससे फैट का एक्यूमुलेशन यानी कि फैट में वृद्धि होती है। तो ओवर ईटिंग, बार बार अत्यधिक मात्रा में खाना, ओवर नरिशमेंट यानी कि अत्यधिक मात्रा में अपने बॉडी को नरिश करना, बार बार पहला खाना पचा ना हो दूसरा खाना वापस से खा लेना, और ऐसे आहारों का सेवन करना जो हैवी हो, स्वीट हो, कोल्ड हो और स्टिकी हो, ऐसे आहारों का सेवन करना। और कई बार नए आहार का सेवन करना, जैसे नए चावल, नया गेहूँ, अगर ऐसे आहारों का सेवन करते हैं तो भी वो मोटापे में बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके साथ साथ मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, जितनी कैलोरी हम शरीर को देते हैं, खाते हैं, उतनी कैलोरी अगर हम बर्न नहीं करते हैं शरीर से, तो वो इरेगुलरली, अनइवेनली वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। अधिक चर्बीयुक्त आहार का सेवन करना भी मोटापे का कारण होता ही है, जैसा कि मैंने पहले बताया। एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिस व्यक्ति की रहती है, वो भी मोटापे का कारण है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं करना होने पर भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। बाल्यावस्था और युवावस्था के समय का मोटापा वयस्क होने पर भी रह सकता है। मतलब अगर कम उम्र में या मिडिल एज में अगर मोटापा होता है तो वो लंबे समय तक रहेगा और ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके साथ साथ विहारज में लाइफस्टाइल यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो मैंने पहले बता दिया, दिन में सोना और गद्देदार बिस्तर पे सोना। मानसिक में कई बार
व्यक्ति अत्यधिक चिंता करने के साथ चिंता करता है तो भी वो बहुत अत्यधिक खाता है। ऐसे भी कारण हैं, हमेशा व्यक्ति प्रसन्न रहना, सुखी रहना, तो वो भी एक कारण आयुर्वेद में बताया गया है मोटापे का। अदर कारण जेनेटिक फैक्टर है। अगर घर परिवार में अगर कोई मोटा व्यक्ति होता है तो उसके ऑफस्प्रिंग भी मोटे हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस, मोटापा कैसे होता है? भी कोई निदान का सेवन करता है, निदान का सेवन जो भी आहारज विहारज मानसिक जो मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया है, वो निदानों का सेवन करना जो कि कफ और मेद को बढ़ाता है। अल्टीमेटली वो क्या, जठराग्नि यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव फायर होते हैं वो उनको मंद कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि शांत कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सामन अन्न रस की उत्पत्ति होती है। जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल्स एंजाइम्स बनते हैं बॉडी में वो इम्प्योर बनते हैं, जो कि प्रिडोमिनेंस ऑफ आप और पृथ्वी महाभूत होते हैं, जो कि पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं। ऐसे आहारस पृथ्वी और जल महाभूत होते हैं। फिर वो हमारे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र उत्तरोत्तर धातु की अग्नियों को भी मंद कर देते हैं। मेद वह श्रोतस दृष्टि का संग होता है। उसके कारण क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। वात प्रकोप होता है तो वो कोष्ठ में वापस जाता है और कोष्ठ में लगातार अग्नि का संरक्षण करता है। संचयवाद इन कोष्ठ अति आहार सेवना, लगातार व्यक्ति को जब वो वायु कोष्ठ में जाता है तो बार बार व्यक्ति को भूख लगता है और खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसे व्यक्ति बार बार खाता है। और वो उससे जो भी धातुएं बनती हैं, जो भी फैट बनती हैं, वो प्योर नहीं होती हैं, वो एक्यूमुलेट होती हैं और लगातार फैट का एक्यूमुलेशन बॉडी में होता रहता है। अल्टीमेटली वो ओबेसिटी को जन्म देता है। क्या होते हैं मेदो रोग यानी कि ओबेसिटी के कॉन्सिक्वेंस? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, सेक्सुअल डिफ़िकल्टी, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, ऐसे बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस मोटापे के व्यक्ति में देखा जाता है। मोटापे के लक्षण क्या हैं? मोटापा शारीरिक और मानसिक स्तर पर जीवन में कई सारे परिवर्तन लाता है, जिनके कारण व्यक्ति में इसके लक्षण परिलक्षित होते हैं, किंतु कई बार लोग इन्हें महत्व नहीं देते हैं और इसके बारे में कोई चिकित्सीय परामर्श भी लेने उचित नहीं समझते हैं, जो कि बाद में स्वास्थ्य के हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट डालता है। क्या है मोटापे के लक्षण? जैसा आचार्य चरक ने 8 मेन लक्षण बताए हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, लेक ऑफ एबिलिटी, सेक्सुअल डेबिलिटी, जनरल वीकनेस, एक्सेसिव स्वेट एंड शरीर से दुर्गंध आना, ऑडर, फाउल स्मेल आना, एक्सेस एपेटाइट, अत्यधिक भूख लगना और अत्यधिक प्यास लगना, ये मोटापे के लक्षण हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति अन्य लक्षण भी लेकर आता है, जैसे कि सांस फूलना, कई व्यक्ति खर्राटे लेते हैं, ऐसा वो लक्षण बताते हैं। थका सा महसूस करना है, पीठ में जोड़ों में दर्द की अनुभूति होना हमेशा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी उनकी कमी आने लगती है, क्योंकि वो मोटे होते हैं तो सोशली वो अपने गिल्ट फील करते हैं या उनकी कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाते हैं। हमेशा अपने आप को अकेला फील करना, ऐसा समटाइम्स कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है। क्या मैनेजमेंट हम करेंगे ओबेसिटी में? तो सबसे पहले निदान परियोजन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो भी खाना खाने से व्यक्ति को मोटापा हो रहा है, सबसे पहले तो उस कारण को ही दूर करना है, यानी कि वो चीज़ ना खाए, ना वो चीज़ करे जिससे कि मोटापे की उत्पत्ति हुई है, यानी कि मोटापा हुआ है। संशोधन, आयुर्वेद में कुछ प्रोसीजर्स बताए गए हैं, पंचकर्मा, जिससे जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य, धूमपान, ऐसे कुछ प्रोसीजर और उद्वर्तन, ऐसे कुछ प्रोसीजर बताए गए हैं जिससे कि ओबेसिटी को क्योर किया जाता है। समशमन का मतलब होता है पैसिफाइंग थेरेपी, जिससे बॉडी से कुछ अंदर उसको ऐसे हर्बल ड्रग्स देंगे, ऐसे कुछ डाइट प्लान करेंगे
ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे, ऐसे कुछ लाइफस्टाइल पेशेंट को फॉलो करने के लिए बोलेंगे जो कि उसको फैट को डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। और वो हर्ब्स जो भी हम यूज़ करेंगे वो बिटर होने चाहिए टेस्ट में, पंजेंट होने चाहिए, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होना चाहिए और हॉट होने चाहिए, शार्प स्क्रैपिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो फैट के प्रॉपर्टी के अपोजिट हो, ऐसे ड्रग्स का हमें सेवन करना है। चरक ने लेखनी महाकषाय में ऐसे कुछ ड्रग्स बताए हैं जो कि फैट के अपोजिट काम करते हैं, फैट के एक्यूमुलेशन को नहीं होने देते हैं, जैसे मुस्ता, कूट हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुकुरोहिणी, चिरबिल्व, हेमावती, चित्रका एक्सेट्रा। इसके अलावा सुश्रुत ने भी कुछ वरुणादिगण की कुछ ऐसे औषधियाँ हैं जो कि कफ और मेद को कम करते हैं, जैसे हाइपोलिपिडेमिक ड्रग जैसे विडंग, अग्निमंथ, गुग्गुलू, आमल की, हरित की, विभीत की, रसोन, वचा, अर्जुन, शिग्रू, मदन फल, ये सब द्रव्य लेखनीय महाकषाय के हैं, वरुणादि गण के हैं जो कि सीधा सीधा फैट के अपोजिट वर्क करते हैं। यूज़फुल कुल कॉम्बिनेशन है मेदो रोगों के लिए, जैसे कि वैश्वादि गुग्गुल, अमृता गुग्गुल, नव गुग्गुल, लौहारिष्ट, विडंगादि लौह और त्रिफला गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, नवक गुग्गुल, अमृतादि गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, मुस्तादि क्वाथ, मुस्तादि चूर्ण, विडंगादि चूर्ण, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो कि ओबेसिटी पे सीधा सीधा वर्क करते हैं। संशोधन हमने इसके बारे में देख लिया है। सप्तविध लंघन, दीपन, पाचन, क्षुत निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, व्यायाम, आतप, मारुत, गुरु अवतर्पण, ऐसे कुछ सप्तविध लंघन, ऐसे 7 प्रोसीजर बताए गए हैं जिससे जो कि ओबेसिटी पे वर्क करते हैं। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि ओबेसिटी में कराते हैं। विरुक्षण यानी कि छेदनीय ड्रग यानी कि कफ के अपोजिट का, कफ के प्रॉपर्टी के अपोजिट काम करे, यानी कि जो भी स्निग्धता बॉडी में आई है उसको अपोजिट ड्रग रुक्ष करने, यानी कि उसको ड्राई करना, यानी कि उसको शोषण करना, फैट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो उसको बढ़ने ना देना, वो सब विरुक्षण के अंतर्गत। विरुक्षण यानी कि स्थौल्यहर यानी कि एंटी ओबेसिटी ड्रग का हम सेवन करेंगे, जैसे शिलाजित, गुग्गुल, गोमूत्र, त्रिफला, लोहराज, रसांजन, मधु, शिग्रू, निर्गुंडी, विडंग, अग्निमंथ, ये सब विरुक्षण द्रव्य हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो चरक सूत्रस्थान 21 चैप्टर में इसका वर्णन किया गया है ओबेसिटी के लिए। उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आचार्य चरक ने बताई है। डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, क्या खाना है व्यक्ति को, सभी प्रकार के ग्रेन्स वो ले सकता है। वेजिटेबल्स में हरी सब्जियों का यूज़ ज़्यादा करना है। पल्सेस एंड ड्राइड बीन्स, लेंटिकल्स, मूंग दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, दालों का जब हम सेवन करते हैं तो उसको मिक्स दाल बना के ले सकते हैं। फ्रूट में एप्पल, पियर्स, पाइनएप्पल्स, ये सब ले सकते हैं। ऐसी कौन सी डाइट है जो अवॉइड करनी है ओबेसिटी के दौरान? अवॉइड स्वीट यानी कि मधुर, खट्टा, सॉल्टी, ऑयली, जो कि कफ और मेद को बढ़ाए, ऐसे आहारों का सेवन नहीं करना है। बेकरी फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। पिज़्ज़ा, हॉट डॉग्स, बर्गर, डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब चीज़ें तली भुनी हुई चीज़ों का ज़्यादातर अवॉइड करना है। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो हेल्प करते हैं ओबेसिटी को कॉज करने में, जैसे फिश के साथ मिल्क का लेना, मीट, कर्ड, सोर, फ्रूट्स, ये सब चीज़ मिल्क का इसके साथ सेवन करना, ये सब चीज़ें ओबेसिटी को सीधा सीधा बढ़ावा देती हैं। आपके रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप डाइटिंग एंड स्टार्ट मूविंग। डाइटिंग, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो खाना पीना ही छोड़ देते हैं और ऐसा भ्रम होता है कि उनको पतले हो जाएंगे, लेकिन अगर वो पतले हो भी जाते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में उनका क्षरण हो जाता है। व्यक्ति पतला तो हो जाता है लेकिन साथ ही साथ उसको वीकनेस आना, चक्कर आना, हमेशा कोई ना कोई व्याधि, कोई ना कोई डिजीज़ उसको लगी रहती है। तो स्टॉप डाइटिंग हमें नहीं करनी है। स्टार्ट मूविंग, हमें
कुछ आहार विहार जो अवॉइड करने हैं, कुछ ऐसे डाइट है जो हमें अवॉइड करना है, खाना भरपूर खाना है, लेकिन कुछ ऐसे डाइट हैं जो फैट को बढ़ाएं, ऐसे डाइट का सेवन नहीं करना है। अपने रेगुलर रूटीन में, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ योगा हम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन, उत्थान पाद हस्तासन, ऐसा कुछ योगा हम कर सकते हैं। यूज़फुल टिप्स: मेंटेन अ रेगुलर डेली रूटीन, वेकअप बिफोर 6 AM, 6 बजे से पहले उठें। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और कुछ मिक्स करी हुई पहले से ही कुछ औषधियाँ जैसे कि दालचीनी, जायफल, हरिद्रा, काली मिर्च, शुंठी, इन सबको इक्वल क्वांटिटी में एक पीस के अच्छे से मिक्स करके एक बॉक्स में रख लेना है। सुबह जब भी उठो 1 गिलास गर्म पानी में हनी विथ नींबू एंड ये मिक्स पाउडर को 1 चम्मच मिला के उसको खाली पेट सुबह सुबह पीना है। इसके साथ हम जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में ऐसा कुछ यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ मसाले यूज़ करेंगे, यूज़ स्पाइसेस एंड हर्ब दैट, ऐसा कुछ हर्ब्स के ऐसे पाउडर, मेडिकेटेड पाउडर का यूज़ करेंगे जो कि फैट को बढ़ावा ना दे, जो कि बिटर हो, श्योर हो, स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज़ हो उसमें। मेक लंच एज अ मेन मील, हमें लंच भरपूर करना चाहिए। डिनर हमारा रात में लेट ना करके अगर शाम के 6-7 बजे तक हम कर लेते हैं तो बेटर होता है। सोने के 3 से 4 घंटे पहले तक हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका होना चाहिए। डिनर हमें हल्का ही करना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। बहुत से केसेस हैं जिसमें व्यक्ति लंबे रात यानी कि देर रात जगते हैं, तो वो देर रात में खाते हैं, तो वो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ईट ओनली आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रीवियस मील, जब भी हमारा पुराना खाया हुआ खाना पच जाए तो ही नया मील खाना चाहिए। ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, जब भूख लगे तो ही खाना खाना है। भूख नहीं लगी है और आपके सामने खाना रख दिया जाए और आपने खा लिया तो वो गलत है, जो कि आपको कभी न कभी भविष्य में अगर आपकी ये ईटिंग हैबिट होगी तो कभी न कभी वो जाके ओबेसिटी क्रिएट करेगी। कीप द रेगुलर टाइमिंग ऑफ मील, आपका खाने का एक टाइमिंग होना चाहिए। Concentrate on your food, what you are eating. Don't divide your attention by reading, working and watching TV while you are eating. जब भी आप खाना खाते हो तो टीवी देखना या गेम खेलना या पढ़ना ऐसे कुछ चीज़ें ना करें, क्योंकि ये ओवर ईटिंग का एक कारण बन सकता है। हम खाते जाते हैं और हम टीवी देखते हैं या गेम खेलते रहते हैं। हम कितना अमाउंट में खा रहे हैं इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना है। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। खाना खाने के बाद कुछ व्यक्तियों की आदत होती है चाय पीना, कॉफ़ी पीना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीना, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है आपके खाने में। हफ्ते में 1 दिन आप व्रत रह सकते हैं तो बेटर होगा। फास्टिंग 1 डे फास्टिंग इन अ वीक इज़ अ गुड। अगर आप हफ्ते में एक बार खाना नहीं खाते हैं यानी कि फास्ट रखते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक प्रोसेस है। इससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाती है, साथ ही साथ उस दिन फैट का एक्यूमुलेशन बॉडी में नहीं होता है, फैट का डाइजेशन होता है। ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग एक्सेसिव एंड फ्रिक्वेंट ईटिंग ऑफ फूड्स सच एज फ्राइड फूड, नट्स, स्वीट, जंक फूड एक्सेट्रा। The regular practice of exercise will help to reduce weight. Nutrition education is essential to prevent present widespread occurrence of obesity. The need of the hour is to include an active lifestyle and good eating habits to prevent obesity. Or else you will land up in obesity. स्थौल्य। Thank you. यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को दबाना भूलिए मत। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।